ट्रंप की टैरिफ डील या टैरिफ ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं। इस बातचीत को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम प्योरली टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक विद्वान पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस से उदित मिश्र और एक विद्वान प्रोफेसर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से काशिफ अंसारी ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरे चरण में हम खेती की बात करेंगे क्योंकि बार बार एग्रीकल्चर और डेयरी पर बात हो रही है। इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हरीश दामोदरन जी, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के नेशनल रूरल अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर के एडिटर हैं, और इसके अलावा देवेंद्र शर्मा जी। और तीसरे चरण में हम पॉलिटिकल एंगल पर बात करेंगे, जिसमें वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ेंगे रोहित शर्मा और यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रणय जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं उदित मिश्रा जी और काशिफ अंसारी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। उदित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक आपका आर्टिकल में देख रहा था, उसमें बड़ा दिलचस्प उदाहरण था कि अगर लुधियाना का एक होजरी वाला टी शर्ट बना रहा है जो न्यूयॉर्क के एक स्टोर को सप्लाई कर रहा है, और इस टैरिफ वॉर की वजह से अगर उसका धंधा खोता है तो वो अपने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से पिछड़ता है। ज़रा इस तरह के कुछ उदाहरण से बताइए कि ये जो 50% का टैरिफ है, ये बाह मरोड़ने की एक कोशिश है ताकि अमरीकी शर्तों के मुताबिक हम डील कर लें। इसमें इंडिया किस तरह से, क्योंकि कई लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि सख्त हमें भी लगा देना चाहिए, तो पर जब हम अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि टैरिफ का जवाब टैरिफ नहीं है। इंडिया की सिचुएशन कुछ अलग है और टैरिफ ना लगाना किसी किस्म की कमजोरी भी नहीं है। जरा इन सब चीजों को थोड़ा आसान भाषा में सर समझा दीजिए। तो पहली चीज तो यह है कि टैरिफ क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो हम कंज्यूमर्स पे लेवी करते हैं अगर वो बाहर की कोई चीज इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको जो है उस पर एक टैक्स देना पड़ेगा। और इस टैक्स को, इस टैरिफ को लगाने से बाहर से जो आने वाली चीज है वो महंगी हो जाती है। और जैसा अर्थशास्त्र में बताया जाता है और आम तौर पे दिखता है, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है ये हमारे कंजम्पशन से बाहर की है, हमारी इनकम से बाहर की चीज है। तो टैरिफ लगाना नेसेसरली कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इससे जो है चीजों की मांग हर तरफ कम होती है और इससे आप अपने ही लोगों को, अपनी ही कंट्री के लोगों को पिनलाइज करते हैं, उनको दंडित करते हैं। इसलिए पहली बात तो समझने की यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इससे नुकसान तो होगा हर देश का, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की कंट्री के लोगों का भी है, क्योंकि उन्हें हर चीज महंगी हो जाएगी उनके लिए। इसी में दूसरा आंसर छुपा है कि क्यों इंडिया को टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम टैरिफ लगाएंगे यूएस के चीजों पे, तो हमारे यहां के लोगों के लिए वहां की चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। वहां के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी नुकसान में होंगे, हमारे यहाँ के कंज्यूमर जो हैं वो भी नुकसान में होंगे। इस सब के पीछे एक और चीज समझने की है कि इस समय टैरिफ टैरिफ खेला जा रहा है, हर कंट्री एक दूसरे पे टैरिफ लगा रही है या धमका रही है, लेकिन टैरिफ तो एक कंट्री दूसरी कंट्री या एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पे लगाती है, अनाउंस करती है, लेकिन ट्रेड जो है वो कंट्रीज के बीच में नहीं होता। ट्रेड होता है लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में। तो ट्रेड करते समय जो है हम किसी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जा रहे होते, हम लोग डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं। हम, एक चीज होती है सप्लाई चेन, कि आज के विश्व में हर चीज जो है बहुत जुड़ी हुई है। आप अगर एक साइकिल बना रहे हैं यूरोप में, तो उसका टायर कहीं से आता है, रबर कहीं से आता है, टायर कहीं बनता है, फिट कहीं किया जाता है, साइकिल फाइनली बनती और बिकती कहीं और है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन में कंपनीज ने बहुत मेहनत से अलग अलग जगहों पे अपना क्रेडेंशियल्स दिखाए और उस सप्लाई चेन के पार्ट बने, और ग्लोबलाइजेशन में एक ऑप्टिमम ढंग से उसे काम करने का रास्ता सीखा गया। अब जो ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इससे हो ये रहा है या आने वाले समय में हो सकता है, और जब ये टैरिफ, क्योंकि अभी तक टैरिफ अनाउंस किए जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली लगे नहीं है, हर तरह के पॉज और सस्पेंशंस चल रहे हैं कि ट्रेड डील होगी और तब सुधर जाएगा। कि जब टैरिफ लगेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो अनवायबल हो जाएंगे।
मतलब आप कल तक तो उस सप्लाई चेन का पार्ट थे, लेकिन क्योंकि अब आपकी कंट्री के ऊपर एक भयंकर टैरिफ लग गया है, तो जो आपसे सामान खरीद रहा था वो कहेगा यार आपकी जगह हम किसी और से ले लेते हैं, और इस चक्कर में आपकी कंपनी या आपका फर्म उस सप्लाई चेन से बाहर हो जाएगा। और अगर ये सिस्टम 3 महीने चल गया, 4 महीने चल गया, 6 महीने चल गया, तो उसके बाद अगर टैरिफ हट भी जाए तो हो सकता है आप वापस उस सप्लाई चेन में ना आ पाए, क्योंकि आपकी जगह जिस किसी को उन्होंने लिया था उस सप्लाई चेन में वो चलता रहेगा आगे। तो इसीलिए इसमें यह समझने की बात है कि जब टैरिफ लगता है तो जो डैमेज होता है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, तुरंत एक बारी में नहीं समझ में आता। जीडीपी के बारे में अक्सर बात करते हैं लोग कि आधा परसेंटेज पॉइंट जीडीपी इंडिया का कम हो जाएगा, लेकिन डैमेज जो है वो कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का व्यवसाय बिगड़ जाता है, उनका काम करने का ढंग बिगड़ जाता है। और इंडिया के लिए खासतौर से इस बात में समझने का यह है कि 1% जीडीपी कम होना अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की मार क्रिएट करता है। कुछ जगहों पे जैसे इंडिया है, या इंडिया में कारपेट्स हो गए, जो एम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव जो क्षेत्र हैं, अगर उनमें वो उतना कम हुआ जीडीपी, तो वहां पे कहीं ज्यादा लाइवलीहुड का नुकसान होगा। तो ये 3-4 बेसिक मुद्दे हैं समझने के। रिप्लाई करना और फिर से टैरिफ लगा देना अपनी तरफ से अपने कंज्यूमर्स को नुकसानदेह होगा। बेस्ट होगा कि हम इस समय किसी तरीके से कोशिश करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया रहा है वो अपने जो क्लोजेस्ट उनके एलाइज हैं, कनाडा, मेक्सिको, सबको उन्होंने परेशान किया है। और यूरोप में जो उनके एलाइज हैं उनको भी परेशान किया है। तो मे बी अगर हम अपना डैमेज मिनिमाइज कर पाएं और थोड़ा टाइम वेट कर पाएं, तो शायद ये किस्सा बच जाए हमारे हाथ से और हम बाद में रिकवर कर पाएं। इन द इमीडिएट टर्म तो यही समझ में आता है। उदित, दो सवाल और हैं जो पूछे जा रहे हैं। एक ये कि ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल है और वो कितनी देर तक अड़े रहेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते तो उसके बाद भी रहेंगे ना, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि इसका असर अमेरिका को भी तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जिन देशों के साथ वो ये दरेरापंती कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं वही रिसीविंग एंड पर हो। बिल्कुल। तो पहली बात, तो जो दूसरा सवाल है कि अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में या डोनाल्ड ट्रंप या उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये जानता नहीं है कि उन्हें कितना झेलना पड़ेगा। मैं बहुत क्लोजली इसे फॉलो कर रहा था न्यूज में पिछले 6 महीने से। जब उन्हें लगता है कि हमारे टैरिफ्स की वजह से कल को या 2 दिन में वॉलमार्ट और टारगेट में कमी पड़ने लगेगी और लोगों में हाहाकार हो जाएगा, वो अपनी डेडलाइन बढ़ा देते हैं। वो एक और टैरिफ लगाते हैं या कम करते हैं, लेकिन डेडलाइन बढ़ा देते हैं। तो ये फुटबॉल जो है वो चला रहे हैं कुछ समय से, और ये सिचुएशन नहीं आने दे रहे हैं अभी तक कि वहां पे प्राइसेस बढ़े, क्योंकि वहां पे जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो काफी हाहाकार होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आई इज वन ऑफ द थिंग्स that led to him coming and becoming the president was कि वहां पे प्राइसेस ज्यादा हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, लोगों को चीजें सस्ते में मुहैया नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली इसमें यूएस पे फर्क पड़ेगा और अगर ये चलता रहा। लेकिन ज्यादा इसमें समझने की बात है, जो आपका पहला सवाल था कि वो सेकेंड टर्म में है, वो क्या कर रहे हैं। उनका सेकेंड टर्म में होना काफी डेडली है इस मामले में, क्योंकि उन्हें एक और टर्म नहीं जीतना है। तो वो एक मिशन में है अपने हिसाब से अमेरिका को ग्रेट कर बनाने में, जो वो मागा बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको समहाउ ये विश्वास है, गलत है लेकिन समहाउ उन्हें ये विश्वास है कि टैरिफ लगाने से दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका दबदबा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो वापस आ जाएगा अमेरिका में। अब वो वापस किस शेप में आता है, किस फॉर्म में आता है, उससे उन्हें मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि काफी कुछ वो वापस आ जाए। और उनका ये मानना है, अगेन गलत मानना है, कि अगर ट्रेड में डेफिसिट होता है किसी कंट्री से आपको, तो यानी वो दूसरी कंट्री आपको बेवकूफ बना रही है, आपको चीट कर रही है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। इससे दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये कि ये पूरी डिबेट
कि टैरिफ 25% है कि 35% है कि 60% है, ये बेमायने है मेरे हिसाब से। मैं बहुत पहले से लिख रहा हूं कि ये इनका जो जिस ढंग से ये डोनाल्ड ट्रंप अप्रोच कर रहे हैं इस पूरे इशू को, वो ये है कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे कि जितने में डेफिसिट खत्म हो जाएगा, जीरो डेफिसिट हो जाएगा। तो ये तब तक टैरिफ लगाते रहेंगे और ये चीजें तब तक बदलती रहेंगी जब तक उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिल जाती कि सारा टैरिफ सारा ट्रेड जो है दो कंट्रीज के बीच में जीरो हो जाए। अब जीरो ट्रेड डेफिसिट होने का सबसे आसान ढंग है कि दो कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड ही ना करें, लेकिन उसको आप अलहदा रखें। बेसिकली ये चाहते हैं कि इतना टैरिफ बढ़ाते जाएं और उस सेक्टर में बढ़ाते जाएं जहां जहां इन्हें लगता है कि डेफिसिट जिससे क्रिएट हो रहा है। तो इनका ये मानना ये इन्हें बार बार प्रेरित करेगा कि ये टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आपके व्यूअर्स से भी यही कहना है कि, और मैं पहले से बोल रहा हूं कि ये टैरिफ के एक लेवल पे परेशान ना हो कि 35 है कि 25 है। जब इन्होंने 26 अनाउंस किया था तब भी मैंने ये लिखा था कि इनका फॉर्मूला ही ऐसा है, इनका सोचने का ढंग ऐसा है कि ये बार बार बढ़ाते जाएंगे। और क्योंकि इनका सेकेंड टर्म है, इन्हें कोई और इलेक्शन नहीं जीतना है, इसलिए ये अनलाइकली है कि जिस आइडियोलॉजिकल ढंग से चल रहे हैं ये तुरंत पलटें। और इन्हें अभी तक तो जो है वो ब्रॉडली सपोर्ट इनकी कैबिनेट और उन सबका मिला हुआ है। अभी तक कोई खड़ा होकर इनसे नहीं बोल रहा है कि ये बहुत हानिकारक है आपके लिए। तो शायद चलता रहे जब तक कोई इलेक्टोरल रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते या इकोनॉमिक डिजास्टर इतना नहीं होता उनके यहाँ कि इनके लिए बचना मुश्किल हो। उदित भाई, एक इस सब हबड़ तबड़ में कुछ समय पहले तक असंभव सी लग रही चीज़ दिख रही है, और वो ये है कि भारत और चीन नए सिरे से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। कॉशंस आर देयर, हमारे उनके बीच सीमा को लेकर विवाद हैं, गलवान को हम भूले नहीं हैं। लेकिन एक दो साल पहले तक जो बिल्कुल अछूत की तरह था, या भी ऑपरेशन सिंदूर में हम जानते थे कि कहने को हम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल चीन है पीछे। लेकिन देखिए कुछ ही महीनों में हालात कैसे बदल गए हैं। और इसी से नत्थी दूसरा सवाल ये है कि यही अमेरिका इसी चीन को सबसे ज़्यादा आंखें दिखा रहा था, चीन ने घुटने नहीं टेके। तो इन सब के क्या सबक हैं हमारे लिए चीन के कंटेक्स्ट में? देखिए, अमेरिका जो कर रहा है वो ऑब्वियसली सब लोगों को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसने किसी को नहीं बख्शा है। अगर अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता कि चीन को गिराता या चीन का कंटेनमेंट होता, क्योंकि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है। और ये अगेन एक चीज समझने की है कि कितना व्यापक अंतर है। हमारे इस समय देश में एक माहौल बना हुआ है कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उन्हें समझना चाहिए कि कितना फर्क है। यूएस का टोटल एनुअल जीडीपी 30 ट्रिलियन है। सेकेंड आता है चीन जो कि 18-19 ट्रिलियन पे है। थर्ड आता है, अगर आप पूरे यूरोपियन यूनियन को ले लें तो 16-17 ट्रिलियन। और अगर आप ऐसा ग्रुपिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो सिर्फ एक कंट्री को लेना चाहते हैं, तो जो थर्ड रैंकिंग्स हैं वो 4 ट्रिलियन पे जाके गिरती हैं। मुद्दा यह समझने का है कि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमसे एक बहुत छोटे फ्रैक्शन में उनका 30 ट्रिलियन जीडीपी है। तो उनका राष्ट्रपति मनमानी कर रहा है इस समय, जो पहले नहीं करते थे क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता था। इस समय उनके राष्ट्रपति का व्यू ये है कि सिर्फ अमेरिका, हमें नहीं फर्क पड़ता कनाडा में क्या होता है, मेक्सिको में क्या होता है, हम सिर्फ अमेरिका पे फोकस करते हैं। ये जो वो कर रहे हैं, इससे आपको ग्लोबल अलायंसेस चेंज हो गई हैं। क्योंकि आप पहले जो एक लॉजिक समझ सकते थे कि हम ये करेंगे तो अमेरिका हमारे यहां साथ देगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, फलाना एक मार्केट सिस्टम पे चलता है तो अलाइनमेंट होगा, वो सब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका इस बात से इस सबको नजरअंदाज कर दिया इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो एक तो ये बात समझने की है कि अमेरिका के उस पूरे सिस्टम से बाहर जाने से, कि हम कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा, डब्ल्यूटीओ को फॉलो करेंगे, गवर्नेंस एक तरीके से होगी, डेफिनेटली क्रैक्स आ गए हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल जियो पार्टनरशिप्स में। और सबको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन साथी है। जो दूसरी बात है, चाइना, रशिया, ऐसे जितनी भी और कंट्रीज हैं, चाइना इन पर्टिकुलर जो आपने बात कही, तो ये तो एक बड़ी समस्या है।
हम 2019 में हमने आरसेप नहीं ज्वाइन किया इंडिया ने, इस डर से कि आरसेप जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, एक तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर हमने उसे ज्वाइन किया तो उसमें चाइना के गुड्स इंडिया में आ जाएंगे। और आपको याद होगा कि उस 2017-18 के समय से ये बहुत चल रहा है कि चाइना के अगेंस्ट हम बहुत, इंडिया में एक रोष है कि चाइना का सामान यहाँ आ जाता है, हमारे उनसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो सूनर और लेटर वी विल हैव टू डिसाइड, इंडिया को ये डिसाइड ही करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये चीज और जाहिर हो गई है, अगर आप अपने घर में अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधारेंगे, मैं आपके ही फोरम पे कितनी बारी इन चीजों पे बात कर चुका हूं, अगर हम उन चीजों को नहीं सुधारेंगे तो जल्दी या बाद में, सूनर और लेटर, हमें दिक्कत होगी ही होगी। अब आज अगर हम चाइना की तरफ देख रहे हैं तो तय जानिए कि जब हम उनसे ट्रेड डील करेंगे या कोई डीलिंग ओपन करेंगे तो वो दिक्कतें आएंगी फिर से। जो हमें पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले जो हमारे डर थे वो फिर से वापस आएंगे। समस्या तो बनी रहेगी। इसका सोल्यूशन जो है अपनी घरेलू उत्पादकता बढ़ाने और अपनी इकोनॉमी सुधारने में ही है। बहुत देर जो कहावत है कि कब तक आप खैर मनाएंगे, अगर आपकी खुद की वीकनेस है तो वो एक्सप्लॉइट होगी। उदित भाई, क्या ये एक वो मौका है जब भारत जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं अपने घरेलू मोर्चे पर, हमारे यहाँ डिग्रीधारी करोड़ों की संख्या में हैं, पर अगर आप उनसे पूछें कि क्या तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, क्या तुम अपनी किसी कार्य कुशलता के जरिए अपना भरण पोषण कर सकते हो। हमारे यहाँ कहने को बहुत बड़ा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, पर क्या नौजवान लड़के लड़कियों की टोली अगर एक ग्रुप फॉर्म करे तो उनके लिए आसानी से ऋणों की उपलब्धता है, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता है। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। तो हम भले ही राष्ट्रभक्ति के नाम पे अमेरिका, चीन, पूरी दुनिया से भिड़ें, जो कि हम भिड़ेंगे भी, हमारा दायित्व है, लेकिन ये वो वक्त भी है कि हम ईमानदारी से अपनी गिरेबान में झांकें और वो करेक्टिव मेजर्स करें जो अब तक हमने नहीं किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम दुनिया की सबसे आई मीन मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा लोग हैं इस कंट्री में। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर दुनिया खत्म हो जाएगी कल और सिर्फ हमारा देश बचेगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, चीजें नहीं होंगी। हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास एबिलिटी है परफॉर्म करने की। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं हर सेक्टर में। और उसके उदाहरण आप इस ढंग से देख सकते हैं कि अ, मैं रोड का उदाहरण काफी देता हूं आजकल, क्योंकि ये नोएडा, मुंबई, कहीं पे भी आप चले जाएं, आधे घंटे की बारिश में रोड में जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें तो कोई चाइना आपको नहीं रोक रहा। अपनी शहर बेहतर बनाने में, अपनी फैक्ट्री आसानी से बनाने या एग्जिस्टिंग बिजनेस को रैप अप करने में, इसमें जो ईज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह जो है, इसमें तो कोई नहीं रोक रहा आपको। इसमें कोई ग्लोबल नॉर्म्स, कोई डोनाल्ड ट्रंप, कोई चाइना आपके ऊपर नहीं हावी है। तो इन चीजों को हम क्यों नहीं सुधार रहे हैं? और ये काफी समय से चला आ रहा है। ये कोई मतलब किसी एक प्राइम मिनिस्टर या किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। एक चीज डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले तक जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी, और हम सब सुन सुन के पक चुके थे कि भाई इतनी कोलिशन गवर्नमेंट है, डिसीजन नहीं हो पाता। वो मॉन्टेक्से आलूवालिया का जो एक आइकॉनिक कोट है कि इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस फॉर वीक रिफॉर्म, कि सब लोग मानते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाता है अच्छे रिफॉर्म का, और छोटे से लेवल पे कुछ रिफॉर्म होके आगे बढ़ जाता है। तो जो 2014 से 24 के बीच में एक यूनिक मौका था जब हमारे पास सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी और हम कुछ चेंजेस कर सकते थे। मुझे नहीं लगता, और बाद में जब लिखी जाएंगी किताबें तब कोई बोल पाएगा कि कितना वो चेंज हुआ है। वो 10 साल के पीरियड में हमने क्या कमाल ऐसा किया कि हमारी इकोनॉमी फंडामेंटली कुछ इंप्रूव कर जाए। मुझे नहीं लगता उतना कर पाई। और कई ऐसे, मतलब वो अलग एक डिबेट है कि कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आज मोदी जी की मजबूरी है वो वही है जो शायद 50 और 60 के दशक में नेहरू जी की थी। हम उतना ही डर रहे हैं ट्रेड से, राइट?
अदरवाइज कोई रीजन नहीं है ट्रेड से डरने का। अगर हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास इंटरनल रिफॉर्म्स होते, हमारे पास एबिलिटी होती कि हम ग्लोबल मार्केट्स में कस के अपना डंका बजा सकते हैं, तो हम क्यों रुके हुए हैं? ये कहना कि एग्रीकल्चर, हम ये जो बार बार पे बोल दिया जाता है कि एग्रीकल्चर पे हम आंच नहीं आने देंगे, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है नेसेसरली कि इंडिया में इनफैक्ट एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, बट इंडियन फार्मर जो है बढ़ के प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंडियन फार्मर में जब 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 ग्लोबली वीट प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो हम अपने फार्मर को फायदा नहीं उठाने देते उसका, क्योंकि तब हम सोचने लगते हैं अपने कंज्यूमर का। तब हम कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फार्मर को पैसा और नहीं जाना चाहिए। तो वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया हमें करना क्या है। ऐसा कोई प्लेग नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में कि सुधारा नहीं जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन क्या हम सुधारना चाहते हैं या हम सिर्फ ऐसे दरवाजा बंद करके बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, अगर हम दरवाजा बंद करके बैठे रहेंगे कि हम आरसेप भी नहीं ज्वाइन करेंगे, हम फलाना से भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप बैठे रहिए। 70-80 साल हो चुके हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो ये दरवाजा बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यही डर रहेगा कि जब खोलेंगे तो दुनिया में खा जाएगी। और उस डर में आप कितनी भी देर जीते रहिए, आंखें मूंदे, लेकिन डर खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे उसको ईंधन ही मिलेगा। काशिफ अंसारी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप इतनी देर से धैर्य से इंतज़ार कर रहे हैं। काशिफ अंसारी जी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ जी आपका थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। बताइए साहब, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, हम नागरिकों को बताइए कि हम ट्रंप की ये जो हरकतें हैं इनको कैसे पढ़ें, भारत का क्या रिस्पांस होना चाहिए, और एक सिटीजन के तौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस चेंज को हम कैसे देखें? बिल्कुल सौरभ जी, स्टार्टिंग में मैं 1 मिनट लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि टैरिफ का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होता है। जी, बेसिकली किसी भी कंट्री में जब आप वहां के जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, लेट्स से उसका रेट है 40 रुपए, और एक कंट्री है जहां पे बहुत चीप लेबर अवेलेबल है और वहां पे वही चीज 20 रुपए की बनाई जा सकती है, तो ये एक मोटिवेशन हो जाता है उस कंट्री में जहां चीप लेबर अवेलेबल है कि वो इसको एक्सपोर्ट करे। एक कंज्यूमर जिसके लिए ऑलमोस्ट अगर क्वालिटी बराबर हो, तो वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से नहीं खरीदेगा जो 40 रुपए का बेच रहा है, इंस्टेड वो खरीदेगा एक ऐसे प्रोड्यूसर से जो किसी और कंट्री से है, लेकिन उसको 25 रुपए का अगर बेच रहा है, तो 25 रुपए का बेचने पे प्लस अगर कुछ टैक्सेस भी लग रहे हैं तो वो 30 का अवेलेबल हो रहा है वहां के कंज्यूमर को, राइट। इस केस में जनरली कंट्रीज क्या करती है, कंट्रीज एक टैरिफ लगाती है कि आपके पास एक अनड्यू एडवांटेज है, आपके यहाँ चीप लेबर अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसे तो हमारे डोमेस्टिक जो भी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है वो रहेंगे नहीं, और एक टाइम पे अगर हम आपको अलाउ करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी अपनी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो जनरली टैरिफ का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, प्लस डंपिंग के कुछ और प्रोविजंस होते हैं उनसे बचाने के लिए किया जाता है। अब ट्रंप का जो यहाँ पे कहना है, जो उनके हिसाब से है, वो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। वो कहते हैं इंडिया हमारे ऊपर बहुत टैरिफ लगा रहा है, तो हमें भी इंडिया के ऊपर उसी तरीके से टैरिफ लगाना चाहिए। अगर लेट्स से इंडिया का ओवरऑल ऑन एवरेज जो टैरिफ है वो 20-25% आ रहा है, तो हम 10% क्यों लगा रहे हैं? हमें भी ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए। अब टैरिफ एक तरीके से टैक्स है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा, बट पॉइंट ये है कि वो पैसा कहां से आएगा। लेट्स से अगर ट्रंप ने अभी 25% और एक और 25% लगा दे, तो 50% का जो टैरिफ आएगा, वो टैरिफ एक्चुअली बियर कौन करेगा? वो तो बियर करेगा अमेरिका का वो इंपोर्टर जो इंडिया से सामान मंगा रहा है। अगर वो जो भी पैसा दे रहा है वो अमेरिका के किसी सिटीजन से ट्रंप के ट्रेजरी अकाउंट में जाएगा वो पैसा, राइट। तो जो भी टैरिफ आप लगाते हो उससे रेवेन्यू तो ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि टैक्सेस है, बट उस टैक्सेस से आपकी अपनी इकोनॉमी कितनी सफर करेगी, प्लस आपके जो दूसरे काउंटर पार्ट है जिस पर्टिकुलर कंट्री पे आप लगा रहे हो वो कितना सफर करेगी, वो देखना है। और तीसरी चीज, आपके उस काउंटर पार्ट कंट्री के जो कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अभी ट्रेड सरप्लस में है यूएस से,
एंड वन ऑफ द थिंग्स जो हम उनको काफी एक्सपोर्ट करते हैं वो है अपैरल। सो जितनी भी अपैरल की चीजें, फुटवेयर की चीजें हम बेचते हैं, उसमें हमारा इमीडिएट कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश और वियतनाम। तो अगर ट्रम्प का जो टैरिफ है बांग्लादेश पे वो कम है और इंडिया पे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनके लिए ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, उनकी चीजें कंपैरेटिवली चीपर अवेलेबल होगी, हमारी महंगी हो जाएगी। तो यू कैन सी अ पुश कि बांग्लादेश के काफी सारे एक्सपोर्टर्स का सामान यूएस में ज्यादा पहुंचेगा। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को नुकसान तब होगा जब हमारे एक्सपोर्टर्स का माल वहां पे जाना बंद होगा। अगर टैक्सेस ज्यादा है और अगर इंपोर्टर यूएस से इंडिया का सामान नहीं मंगा रहा, तो जो भी इंडियन एक्सपोर्ट हाउसेज है उनको बहुत सारे स्टाफ्स हटाने पड़ेंगे, उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स देखना होगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसके वजह से ये सारे नुकसान है जो आप देख रहे हो इसका। अब इसका दूसरा एक और पार्ट है जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रम्प जो जस्टिफाई कर रहा है और जो हमारी मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये अनजस्टिफाइड है। आप कह रहे हो हम 25% आपको और टैरिफ देंगे क्योंकि आप रशिया से ऑयल प्रोक्योर कर रहे हो। वो एक बहुत ही अलग तरीके का सिस्टम है, उसके बारे में अगर आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर ये पूछी जा रही है कि क्या ये जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है, जो पूरा फ्री मार्केट, फ्री विल है ना, उनको ये शब्द बहुत ज़्यादा पसंद था और भारत पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं प्रोटेक्शनिज्म का। पर जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस की तो बताया गया कि जितना ऑर्गेनाइज्ड उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो जितना सब्सिडी देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को जितना सब्सिडी देते हैं, तो ये बहुत डाइकॉटमी दिखती है उनके आर्ग्यूमेंट में। ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ट्रम्प के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, आप उनको एक तरीके से कह सकते हो कि वो काफी सेंसेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। उनके स्टेटमेंट्स इस तरह के होते हैं कि आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज मैं ये कोई बड़ा काम करने वाला हूं, ये बड़े काम से ये हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा आ रहा है। और दूसरी कंट्रीज के बारे में वो पॉइंट्स निकालते हैं कि आप अपनी कंट्री में ये प्रोटेक्शन कर रहे हो, आप हमारे साथ ये गलत कर रहे हो, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद अपनी कंट्री में करते हैं। हर एक कंट्री को अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने का, अपने सिटीजन्स के लिए रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से अवेलेबल कराने का राइट होता है। इसमें ट्रम्प अगर अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ही कैन नॉट पिन पॉइंट एंड से कि ये कंट्री जो प्रोटेक्शन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे एग्रीकल्चर को काफी टारगेट करते हैं। ही कैन नॉट से, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारे एग्रीकल्चर को हमने काफी प्रोटेक्ट कर रखा, हमारे अपने वैलिड रीजंस है। हमारे यहाँ इतने सारे हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इफ वी लुक एट नंबर ऑफ पीपल जो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, एंड हमने ये रीजंस बहुत बार बहुत जगह दिए हुए हैं कि क्यों हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलर चीजें अमेरिका भी करता है, बट एज आई सेड, जो उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि आप रशिया से ऑयल प्रोक्योर करते हो और रशिया से ऑयल प्रोक्योर करने की वजह से वही फंड फिर रशिया यूक्रेन से वॉर में लगाता है, अमेरिका भी करता है। ईयू जिन पे सैंक्शंस लगे थे ऑयल के, उसके अलावा वो भी बहुत सारी चीज की ट्रेड करते हैं। एक थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड में कि आप एक बार आप जो ट्रेड करते हो उसमें आप ट्रेड को जीरो करने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको या तो अपनी इकोनॉमी क्लोज करनी पड़ेगी। क्या ट्रम्प किसी भी कंट्री से अपनी इकोनॉमी क्लोज करने के लिए रेडी होंगे? आई डोंट थिंक ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कंट्री अब ऐसा करना चाहेगी जहां पे कैपिटलिज्म इज इन प्लेस। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। एंड दैट इज व्हाई अगर आप लैंग्वेज देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो भी सर्कुलर जारी किया था, उन्होंने कहा था दिस इज अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। सो अनरीजनेबल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप कह रहे हो हम 25% टैक्स एक्स्ट्रा दे क्योंकि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे तेल खरीद के, आप भी चीजें खरीद रहे हो। जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो कि आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट राइट नाउ। सो ये उनका चलता रहेगा। एज आई सेड, एक बात जो अभी इनसे पहले वाले पैनलिस्ट ने भी की थी, ट्रम्प को भी पता है कि ये उनका आखिरी टाइम है, इसके बाद वो फिर दोबारा रीइलेक्ट नहीं होने वाले। सो ही इज डूइंग जो उनको लगता है सही है, एंड ही इज वेरी फर्म ऑन थिंग्स कि मुझे ये सही लगता है तो मैं करूंगा, चाहे गलत सही, एटलीस्ट लेट मी क्रिएट नैरेटिव। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं इसी
टैरिफ कांड के दूसरे पहलुओं की तरफ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश दामोदरन जी नमस्ते, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। पहला सवाल मेरा सर यही है, हम जिन भी विद्वानों से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता है वो एग्रीकल्चर और डेयरी इन दो सेक्टर्स पर आकर फंसा है। थोड़ा इस बिंदु को समझा दीजिए। देखिए, मेन चीज तो एक तरह से आप पॉलिटिकल भी देख सकते हैं। ओके, यूएस में ज्यादा से ज्यादा कुछ 18-20 लाख किसान हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे पीएम किसान के अंडर ही कुछ 11 करोड़ किसानों को ये सब्सिडी मिलता है ना, जो भी है 6,000 रुपया हर हर साल का जो है, जो 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 मिलता है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि 11 करोड़ किसान नहीं है, तो कोई लोग कहते हैं 15 करोड़ है। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है जो सीरियसली खेती करते हैं, मतलब खेती पर जो है उनका उनका जो है जिंदगी उस पे निर्भर है। ठीक है, उनका मतलब कमाई जो है खेती से आता है। मुझे नहीं लग रहा है ये 5 करोड़ होगा, लेकिन जो भी है 5 करोड़ भी बहुत कम नहीं है, है ना। अगर अगर हम लोग 5 मेंबर का लेंगे तो मतलब कम से कम 25 करोड़ लोग जो है इंडिया में जो है इससे जो है प्रभावित तो होंगे, है ना। और उसके साथ अगर हम लोग ये भी एग्रीकल्चरल लेबरर को भी डाल देंगे, है ना, ये सब जो है, तो अगर अगर उस टाइप से अगर देखेंगे तो ये मामला थोड़ा गंभीर है। ठीक है, और जहां तक यूएस का सवाल है, उनका मेन मुद्दा जो जो है, एक तो वो हमारे जो है जो जो क्रॉप्स जिनको उनको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है, एक तो मक्का है, ठीक है, एक सोयाबीन है, और एक जो है कपास है। ठीक है, सोयाबीन का जो है खेती जो है इंडिया में कुछ समथिंग लाइक 13 मिलियन हेक्टेयर का खेती होता है। ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर की खेती होती है। ठीक है, मक्का का ऐसे ही कुछ है, कुछ 1 करोड़ 12 लाख का है। ठीक है, अबाउट अबाउट 12 मिलियन हेक्टेयर्स। और इसका जो है कपास का आई थिंक अबाउट 10 मिलियन हेक्टेयर्स, तो मतलब 1 करोड़ किसान। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा जो है एक किसान का जो है 1 हेक्टेयर का ये होगा, होल्डिंग होगा, मतलब 2.5 एकड़। ठीक है, तो इतने किसान जो है प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इससे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। और यूएस का तो मेन मुद्दा यही तीन है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, एक तो मक्का, एक सोयाबीन है, तीसरा जो है कपास है। ठीक है, ये डेयरी वगैरह मुझे नहीं लग रहा है यूएस को ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। हमें जहां 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 अगर इंपोर्ट अगर करनी है, जैसे मिल्क पाउडर हुआ, ये बटर हुआ, मक्खन हुआ, ये सब जो है, इसका जो है हमें ज्यादा डेंजर जो है ये न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जैसे आयरलैंड जैसे कंट्रीज, यहाँ पे जो है इनके पास जो है बहुत घास होता है। ठीक है, पास्चर फेड, उनके ज्यादा जो जो जानवर जो है वो ज्यादा जो है पास्चर फेड। ठीक है, यूएस का जो है ये सारे जो है स्टॉल फेड, और बहुत वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वहां पे जो है घास जो है होता है न्यूजीलैंड में, तो इसीलिए जो है न्यूजीलैंड का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है दूध का जो है सबसे कम है। हो सकता है कि 20 रुपया पर लीटर होगा। ठीक है, हमारा जो है किसान का जो कॉस्ट अगर आप देखेंगे 25 रुपया होगा। ठीक है, मतलब तकरीबन मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है यूएस का जो है 50 रुपया से कम होगा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उनका जो है बहुत मैकेनाइज्ड है, और उनके पास उस टाइप का जो नहीं है, ये जो मतलब घास का ये नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि डेयरी उनका मेन मुद्दा है। डेयरी वो यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ हम आपको कंसेशन दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये डेयरी बड़ा सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि हमारे जानवर को जो है हम जो है बोन मील देते हैं, है ना, नॉनवेज हम उसको खिलाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको जो है ये जो ये बड़ा रिलीजियस ये है, हम उसको, ठीक है, तो आप डेयरी नहीं खोल रहे हैं, तो बाकी ये तीन जो है उसको जरा आप खोल लीजिए। ठीक है, खासकर ये जो मक्का और ये जो सोयाबीन और जो जो ये कपास, ये तीनों जो है। ठीक है, और मैंने जो बताया कि ये जो स्केल जो है उनके पास सिर्फ 18 लाख किसान है। ठीक है, टोटली, और उनमें से मुझे नहीं लग रहा है कि 5 लाख भी किसान होंगे जो बड़े बड़े किसान जो है।
वहां पे जो है उनका जो है एवरेज सब्सिडी मैंने जो कैलकुलेट किया है, कुछ इट कम्स टू समथिंग लाइक $35,000 पर ईयर, जो कुछ 30 लाख रुपया पर किसान का। हम तो यहाँ पे कितना देते हैं, हम लोग 6,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह, ये सारा मिला के मुझे नहीं लग रहा है जो इंडिया इंडिया के किसान को जो है गवर्नमेंट सब्सिडी सारा मिला के, मान लीजिए, क्योंकि मैं आपका गेहूं खरीद रहा हूं, मैं आपका ये खरीद रहा हूं, आप ये 6,000 के ऊपर अनदर 10,000 लगाइए, तो मतलब से 15,000 रुपया पर हर साल जो है सब्सिडी जो मिल रहा है। वहां पे हम लोग जो कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग लाइक 25-30 लाख जो है सब्सिडी एक किसान को। कम किसान ज्यादा पेमेंट है, ठीक है, और उनको ये सब्सिडी देना बहुत आसान है, क्योंकि इतने चंद फार्मर ही हैं। हम अगर सब्सिडी देना चाहते हैं, आसान नहीं है, इतने किसान हैं, तो फिर ऐसे किसान होंगे जो असली खेती करते हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। ये जैसे 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 ये 11 करोड़ जो जिनको जो हम लोग जो दे रहे हैं, जो पीएम किसान, वो भी कब से 2019 से जो है आज तक जो है वही 6,000 रुपया है ना। ये इसमें कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है जो है खेती जो है, ये जो फार्म वाला जो है पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आप कह सकते हैं। सर, आपने खेती किसानी की बात बताई, सोयाबीन का, मक्का का, कपास का जिक्र हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी देख रहे थे। विपक्ष जाहिर सी बात है उन पर हमलावर है, क्योंकि वो मित्र ट्रम्प करते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि किसानों का हित, देश का हित सबसे ऊपर है। इस पूरे इंडिया के स्टांस को हम कैसे देखें? अमेरिका कितना भी इल्ज़ाम लगाए कि हम प्रोटेक्शनिज्म में हैं, पर हमें पता है कि हमारा एग्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर अभी उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, उतना मॉडर्नाइज भी नहीं है। थोड़ा इसको समझने में हमारी मदद करिए। इसका जो है, देखिए, इम्पैक्ट जो है तुरंत नहीं होता है, ये लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। जैसे खाद्य तेल का, ठीक है, 1990s तक, मान लीजिए 1995 तक जो है इंडिया जो था खाद्य तेल में आत्मनिर्भर था, ठीक है। फिर हमने जो है ये आसियान में के लिए जो है खोल दिया, ठीक है, तो उसका असर तुरंत नहीं हुआ, ठीक है। आज हम लोग जो है कुछ कुछ 1.5 करोड़ टन हम लोग जो है खाद्य तेल हम लोग हर साल इंपोर्ट आयात करते हैं, और हमारा खुद का जो है प्रोडक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, ओके, 10 मिलियन, ठीक है। टोटल हमारा जो है खपत जो है समथिंग लाइक 25 मिलियन टन, उसमें से आप कह सकते हैं कुछ 9 मिलियन टन जो है हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ठीक है। जैसे सरसों का हुआ, ठीक है, मूंगफली का हुआ, ठीक है, ये सारा मिला के कुछ कुछ 9 मिलियन टन होगा, और 16 मिलियन टन जो है हम लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो पाम ऑयल हुआ, ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया से, ठीक है। ये सोयाबीन हुआ, ऑयल हुआ, ज्यादातर जो है अर्जेंटीना और ब्राजील से, ठीक है। थोड़ा कुछ हम लोग अभी यूएस से भी ले रहे हैं, ठीक है, यूएस से भी थोड़ा आ रहा है, और थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग खाद्य तेल का लेंगे, ठीक है, एक एक करके अगर आप देखेंगे, इसका इम्पैक्ट जो है 10 साल बाद होता है, ठीक है, तुरंत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने खोल दिया और तुरंत ये सब आ गया है। और इससे जो है वो सेंटिमेंट भी होता है, ठीक है। किसान कहता है अरे छोड़ो यार, अभी क्यों इसमें इसमें पड़े, ठीक है। तो एक तरह से एक सेंटिमेंट होता है। और ये जो है यूएस के हैं या न्यूजीलैंड के हैं, वो आज का नहीं सोचते हैं, वो तो 10 साल बाद का सोचते हैं, ठीक है। जैसे मक्के का अगर आप देखेंगे, ठीक है, मक्के का जो है, मक्का क्या है, मक्का तो मेनली जो है फीड ग्रेन है, ठीक है। ये जो चिकन जो हम खाते हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बेसिकली वो जो है मक्का ही है, ठीक है, मक्का है। और उसमें थोड़ा मक्का से जो है उसका जो है वो जो एनर्जी आता है, ठीक है, वो अपना जो ब्रॉयलर जो है उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए और प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी उसको जो है मक्का से मिलता है, ठीक है, और प्रोटीन जो है उसको सोया मील से मिलता है, ठीक है, खली, जो भी खली हम लोग जो दे रहे हैं। तो यूएस वालों का ये है कैलकुलेशन है, उनको पता है कि इंडिया जो है, हमारा जो है कंजम्पशन जो है एग का, मिल्क का, ठीक है, चिकन का, ये सब जो है आगे से आगे आगे वाले सालों में जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। और हमारा जो है प्रोडक्टिविटी बहुत कम है,
ठीक है। मक्के का जो है, जैसे जैसे यूएस का एवरेज यील्ड कुछ 11 टन पर हेक्टर है, हमारा कुछ 3.5 4.5। हाँ, जैसे बिहार में अच्छा पैदावार है, ठीक है। बिहार बिहार के मैंने काफी किसानों को देखा है जिनको आराम से जो है 10 11 टन मिलता है, लेकिन वो सब छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है। बिहार का किसान जो है 2 एकड़ 3 एकड़, काफी ऐसे भी किसान हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो जो है वो जो है लीज पे लेते हैं, ठीक है। और बटाई के बेसिस पे वो लोग वो खेती करते हैं, ठीक है। बहुत 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 अच्छा खेती करते हैं, लेकिन उनका जो है वही है, वो जो स्टैंडिंग पावर जो है वो इसके साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये डेयरी वगैरह से ज्यादा ये जो है, जैसे सोयाबीन हुआ, मक्का हुआ, और इसमें खेती काफी है, ठीक है। तो हमें जो है देखना चाहिए, और प्लस वहां पे जो है ये सारा जो है 95% जो है पूरा कल्टीवेशन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। मक्का हो या सोयाबीन हो, हमारे यहाँ पे तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउड अलाउड ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि नहीं, हम आयात अलाउ कर देंगे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, लेकिन हम अपने किसान को बोलेंगे नहीं, आप जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, आप जो है इसका जो है खेती नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं हो सकता है ना। तो उनके पास जो है ये सब नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनका यील्ड ज्यादा है, ठीक है, और कॉस्ट भी कम है। तो मुझे लग रहा है कि यूएस जो है ये मक्का में बहुत कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और सोयाबीन में भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। और सोयाबीन में अब ऐसा हो गया है कि वो लोग जो थे, यूएस जो थे, बहुत ज्यादा सोयाबीन जो थे चाइना में सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। चाइना का जो है हर साल में कुछ 100 मिलियन टन आयात होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिकली नॉन वेज कंट्री है, ठीक है। उनको पोर्क चाहिए, पोर्क तो सुअर के लिए तो ये चाहिए, ठीक है। सोयाबीन तो वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारा उस टाइप का डिमांड नहीं है, लेकिन लेकिन यूएस देख रही है कि अरे आगे वाले दिनों में जो है लड़ाई होगी चाइना के साथ, तो हमें जो है ऑल्टरनेटिव मार्केट खोजनी है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है वो ये देख रहे हैं कि इंडिया खोल सकता है या नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली अभी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो बात टोटली अभी पॉलिटिकल बन गई है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रम्प ने ये सब जो किया ना, ये कि आप रशिया से तेल मंगवा रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये अब जो है बहुत मुश्किल हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार जो है ये सब इसका जो है निर्यात आने देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल जो स्पीच जो दिया है ना, वो जो डॉक्टर स्वामीनाथन के, बहुत उन्होंने सही एक मतलब एक फोरम भी बहुत सही चुना उन्होंने, है ना। और उन्होंने ट्रम्प का नाम भी नहीं लिया, यूएस ट्रेड डील का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, और उन्होंने 3 लोगों के बारे में बोला: किसान, पशुपालक और मछुआरे, है ना। बड़ा 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 क्लियरली उन्होंने बोला है। और तो जो है ये जो मैसेज तो बहुत क्लियर है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है एक डेडलॉक हो गया है, और अभी देखना ये है कि यूएस ये कितना एक्सेप्ट करे। देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में एक बार फिर से। सवाल हमारा ये है कि अक्सर इस तरह के फैसलों की मार छोटे कारोबारियों पर और छोटे किसानों पर पड़ती है, जो कि हम इस सेक्टर में कृषि पर, डेयरी पर बात कर रहे हैं। तो ज़रा छोटे किसानों पर इस इम्पैक्ट को अगर आप समझा पाएं। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 1990 के दशक से भी पहले से अमेरिका का प्रयास है कि भारत के एग्रीकल्चर का क्षेत्र जो है उसको खोला जाए, यानी इंपोर्ट्स जो हैं अमेरिका से हमारे देश में आए। और वो इसलिए हानिकारक है क्योंकि अमेरिका भयंकर लेवल की सब्सिडीज एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो खैर ठीक है, बढ़ती है होगी, लेकिन जो प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस, वो गिर जाते हैं। एज ए रिजल्ट विच वो भारत को फ्लड कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट से। उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम कॉटन के फार्मर्स को देखें, कॉटन एक बहुत बड़ा विषय रहा है डब्ल्यूटीओ की वार्ता में। और मुझे याद है कि 2020-21 के आसपास की बात है कि जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका में सिर्फ 8,000 कपास के किसान हैं।
और भारत में 98 लाख कपास के किसान। और जो रकबा कपास के अंतर्गत है वहां पर एवरेज देखा जाए तो वो 600 हेक्टेयर है अमेरिका में। हमारे देश में आप जानते हैं 1, 2, 3 एकड़ वाले किसान होते हैं। और इतना रकबा होने के बावजूद भी अमेरिका में साल का $1 लाख की सब्सिडी मिलती है कपास के ग्रोअर्स को। भारत में तकरीबन $27 की सब्सिडी मिलती है किसानों को। अब मुझे आप ये बताइए कि कैसे इनको, अगर आप आमने सामने रखना चाहते हैं कपास के ग्रोअर्स को, और फिर आप कहें कि कम्पिटिटिव नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये तो हमारे जो मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको शायद खेती की समझ नहीं होगी, तभी वो बोलते हैं कि कम्पिटिटिव नहीं है। जितनी अमेरिका में सब्सिडीज मिलती हैं, अगर उतनी का उसका मेरे 1/4 भी भारत में मिल जाए तो कम्पिटिटिव क्या, हम तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो यानी भारत जब किसानों की बात करता है तो छोटे और मझले किसानों की बात वो करता है। जब अमेरिका किसानों की बात करता है तो वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस की बात करता है, और उन कॉरपोरेशन को भी वो सब्सिडाइज करता है कि वो सब्सिडाइज प्रोडक्ट हमारे देश में डंप कर सकें। जब चीपर फूड आएगा बाहर से, जब सस्ता अनाज आएगा, तो मैंने हर जगह ये कहा है कि इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम ला रहे हैं बाहर से, क्योंकि जब बाहर से सस्ता अनाज आएगा तो हमारे छोटे किसान खेती से बाहर होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि उनको खेती से निकलकर फ्लाईओवर के नीचे जाके सोना चाहिए? क्या यही हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो हम चर्चा करते हैं, क्या इसका पर्याप्त मतलब जो मॉडल है वो यही है? मुझे लगता है कि हमें खेती को सुदृढ़ करना है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने एग्रीकल्चर, फिशरीज और डेयरी सेक्टर को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। यही चाहिए था और यही हम सुनने के लिए व्याकुल थे। और मुझे लगता है कि भारत का किसान अब उस चिंता से मुक्त हो गया कि भाई जो ट्रंप के टेंट्रम्स हैं उसका क्या उनको इमीडिएट दुष्परिणाम जो है उनको भोगने पड़े। और आखिरी में एक ही सवाल है कि भारत के लिए हाल फिलहाल चिंताओं का विषय क्या है? कौन से लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए देवेंद्र जी? हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप साहब ने 50% ड्यूटी अभी जो अनाउंस की है। घबराएं नहीं, क्योंकि हमने कोई इंटरनेशनल वायलेशन नहीं किया है। मेरा मतलब कहने का कि उनका ये लगातार प्रयास रहा है कि हमारे देश को, एग्रीकल्चर क्षेत्र को, डेयरी को और फिशरीज को खोला जाए। और ये हमारे किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रधानमंत्री या देश जो है आज किसानों के साथ खड़ा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको एग्रीकल्चर को रीबिल्ड करें। मैं एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स नहीं चाहता हूं, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को कैसे रीबिल्ड किया जाए, वो अब हमें एक ऐसा समय आ गया है कि पॉलिसी मेकर्स हमें बताएं क्या रास्ता हो सकता है, और हम इसको आने वाले दिनों में करके दिखा दें। ये बहुत जरूरी है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि किसान की इनकम बढ़े, तो इनकम कैसे बढ़ेगी? ये नहीं है कि आप जो 3 लॉ वापिस हुए थे, 3 कानून वापिस हुए थे, उन्हीं को किसी ना किसी तरीके से लेके आए, जैसा कि नीति आयोग का प्रयास रहता है। वो नहीं है जो रास्ता है आगे खेती को सुदृढ़ बनाने का। तरीका यह है कि आप एमएसपी को कानूनी अधिकार दीजिए और किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के और भी तरीके बताइए। ये हमें करने की जरूरत है, क्योंकि ये हम ना भूलें, ओईसीडी की एक रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो 54 मेजर इकोनॉमीज हैं एग्रीकल्चर में दुनिया में, उसमें से भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने किसानों को हर साल टैक्स करता है, यानी नेगेटिव इनकम है, घाटे की खेती कर रहे हैं हमारे देश के किसान दुनिया के सब किसानों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। हमें उस सिचुएशन से निकलना है। अब हमारी सरकारों ने पहले क्या किया उसको हम अगर छोड़ दें, आने वाले सालों में अगर हमें ये बनाना हो या फोकस करना हो, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बढ़ते हैं इस टैरिफ कांड के अगले चरण की तरफ। अब पॉलिटिक्स बतियाएंगे, ट्रंप की पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स, जिसको राजनयिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, इन सब के सिलसिले में जिनकी बात होती है। हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से, अमेरिका की राजधानी, जीके में हमने ये सवाल रटा था, वहाँ से जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के करेस्पॉन्डेंट रोहित शर्मा जी। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for having me, Saurabh.
और हमारे साथ स्टूडियो से हैं प्रणय जी, ये इंडिया टुडे ग्लोबल से जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। रोहित बाबू, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, जरा बताइए डीसी का मिजाज कैसा है? ये ट्रम्प साहब अपने मन से हौके पड़े हैं, कुछ उनके ऊपर रिपब्लिकन ग्रुप से ही कुछ प्रेशर आ रहा है? निकी हेली वगैरह के तो हमने स्टेटमेंट देखे हैं। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है, इंडिया को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, पेशेंटली वेट करना है, इस बहाने डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स करने। लेकिन अमेरिका में बज़ क्या है, पॉलिटिकल सर्कल में और फाइनेंशियल सर्कल में? देखिए, पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर लेते हैं। उनका ये टैरिफ वाला जो मुद्दा है ये नया नहीं है। आई मीन जो वो जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब भी वो टैरिफ की बात करते थे। 2015 में जब वो कैंपेन रन कर रहे थे तब उन्होंने टैरिफ्स की बात की थी। पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो आए तो हार्ले डेविडसन को लेके बार बार भारत का जिक्र करते थे और टैरिफ्स की बात करते थे। तो आई थिंक ये मुद्दा इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। कहीं ना कहीं उन्होंने ये लोगों को समझाया है अपनी तीनों कैंपेन में, 16, 20 और 24 में, कि हमारे पास आज इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं बची है क्योंकि हम लोग बाहर से चीजें लेके आते हैं और वो बहुत सस्ते दामों में यहाँ पे बेची जाती है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर टैरिफ लगाई जाएगी बाहर से जो चीजें आती हैं उनके ऊपर, तो अपने आप जब वो कीमतें इक्वल हो जाएगी तो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर चीजें करना शुरू कर देंगे। और आप देखिए जितनी भी डील्स उन्होंने साइन किए उसमें वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। साउथ कोरिया ने करीब 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जापान ने किया है, ईयू ने किया है, हर किसी ने ऑलमोस्ट किया है। तो आई थिंक ये एक पहला उसका आई थिंक पहला लेयर है। द सेकेंड लेयर इज कि उन्होंने ये भी कहा है और बार बार कहा है कि ही वॉन्ट्स टू यूज ट्रेड एज अ वेपन, और अपने जो उनकी इच्छाएं उनको पूरा करने के लिए, विच कुड बी एनीथिंग। और भारत के केस में उन्होंने साफ किया कि एक जियो पॉलिटिकल मुद्दे को उठा के उन्होंने भारत पे 50% जो है टैरिफ्स लगाई है। अगर ब्राजील को देखे तो वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए वो जो लीडर जेल में है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, एक विच हंट चल रहा है, मैं ब्राजील के ऊपर 50% जो है टैरिफ लगाता हूं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। और जहां तक अमेरिकन का सवाल है, काफी लोगों का ऐसा मानना है कि शायद ये सही तरीका नहीं है या ये अमेरिकन वैल्यू सिस्टम नहीं है जो अमेरिका ने एक फ्री ट्रेड और एक इन ये सारी चीजें बातें की थी, अभी तक की थी, जो नॉट टू डिस्टेंट 20-25 साल पहले की भी बात नहीं है, अभी तक की बात है। तो ये सरप्राइजिंग है। तीसरा इसमें यह भी है कि जो बाकी के जो पॉलिटिशियंस हैं जो जिन्होंने ट्रम्प को सराउंड किया हुआ है वो सारे वॉल स्ट्रीट के हैं। आप बेसेंट का नाम ले लीजिए, आप लटनी का नाम ले लीजिए, आप उनके जो एडवाइजर्स हैं उनका नाम ले लीजिए, सारे के सारे वॉल स्ट्रीट से हैं। तो दे नो हाउ टू पुश द राइट बटन्स। और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो देश हैं या यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है। तो इससे वो ज्यादा बोल्स्टर्ड हो गए हैं। उनको लगता है कि अब वो अपनी मनमानी कर सकते हैं और इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि देखना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी चेता रहे हैं साथ साथ, वॉलमार्ट को उन्होंने 2 बार कहा है कि अगर आप टैरिफ्स लोगों कंज्यूमर तक पास करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो आपको यू हैव टू ईट अप दीज टैरिफ्स। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस इस तरह से चीजें करेगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है अमेरिकन कंज्यूमर को इसकी कीमत चुकानी होगी और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे वो हमें देखना होगा। सौरभ, और जो वहाँ के चाइना वॉचर्स हैं या इंडिया वॉचर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पे जा रहे हैं, ब्रिक्स को लेकर नए सिरे से गतिविधियाँ चल रही हैं, हमारी ब्राज़ील के राष्ट्रपति से बात हुई, फिर भारत और रूस के बीच बात हुई, इन डेवलपमेंट्स को कैसे पढ़ा जा रहा है? देखिए, कंसर्न है और ये बात काफी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने पहले एक बहुत बड़ी गलती की चाइना को आइसोलेट करके। अब चाइना और जो रशिया एक ब्लॉक बन चुका है। हमने देखा है किस तरह से अब वो दोनों देश के जब लीडर मिलते हैं कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं और स्ट्रेटेजिकली डीपन किया है उन्होंने अपना अलायंस। तो काफी लोगों का ये मानना है कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प के इस रवैये से ऐसा ना हो कि भारत भी उस खेमे में चला जाए और जो RIC की बात होती है, यहाँ पे ब्रिक्स की हम बात कर ले, वो बजाय उसे कमजोर करने के उससे और ज्यादा मजबूत कर बैठे डोनाल्ड ट्रम्प। अगर आप प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए थे प्रेसिडेंट बाइडेन के अंदर। किसी ने कहा, सोचा नहीं था, लोग कहते थे डेमोक्रेट्स आ गए अब पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन द रिलेशनशिप वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। उसका कारण ये था कि आप भारत को अपने पास रखना चाहते थे सो दैट आप ब्रिक्स जैसी चीजें या भारत और रशिया और चाइना एक ना हो जाए, उससे भारत को अलग रखना चाहते थे। और ये भारत के लिए भी काफी अच्छा था क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी की जो हम बात करते हैं उसमें हम दिख रहे थे विश्व पे। अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं 7 साल बाद, व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो भारत को कॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहे हैं
कि क्या इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को आने वाले समय में नुकसान होगा, और अगर भारत जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और कल भी हमने देखा स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो क्या भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रह पाएगा ट्रम्प 2.0 में? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन के इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन बाकी जो थिंक टैंकर्स हैं या जो ट्रम्प 1.0 के भी लीडर्स हैं, आपने निकी हेली का नाम लिया, आप जॉन बोल्टन की बात कर सकते हैं, आप सेक्रेटरी पोम्पेयो की बात कर सकते हैं, दे आर कंसर्न कि ये हो क्या रहा है, और इससे शायद जो अमेरिका की पिछले 8, 10, 15 सालों की जो पॉलिसी थी भारत को लेके, उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। एक आखिरी सवाल रोहित आपसे ये है कि खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि ट्रेड डील बस अब होने को है, अब हुई कि तब हुई, और इसी तरह की हम चूंकि यूके से भी सुन रहे थे, फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री 20 सेशन में गए और वो डील साइन करके आए, फिर मालदीव होते हुए इंडिया लौटे। गरारी अटकी कहां पे? देखिए, ये खबर 100% स्पष्ट थी सौरभ की ट्रेड डील होने में ही है। ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका आके रुका था, वॉशिंगटन डीसी में वो 1 हफ्ते रुके थे, और माना जा रहा था, और ये हुआ है बाकी देशों के साथ भी, कि फाइनल कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप लेते हैं, और उन्होंने वो फाइनल कॉल जब उन्होंने चीजें उसकी रिव्यू की, एक नेगोशिएटेड डील की चीजें उन्होंने रिव्यू की, ही डिड नॉट लाइक सर्टन थिंग्स, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एग्री नहीं करता इन चीजों को लेके। और ये उन्होंने भारत के साथ ही नहीं किया है, उन्होंने जापान के साथ भी किया है, सेम चीज की है। ट्रेड डील नेगोशिएट होने के बाद सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चीजें रिव्यू की और उनके ऊपर फिर से बढ़ाया टैरिफ को। आई थिंक दे वांटेड टू डू समथिंग सिमिलर विद इंडिया, और फिर भारत ने तो ऑब्वियसली आके कह ही दिया कि हमारी रेड लाइंस क्या थी, हम डेयरी और एग्रीकल्चर इन चीजों को जो है एक्सपोज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है दैट वाज द रेड लाइन, लेकिन नेगोशिएटर्स ने अपने लेवल पे आई थिंक एक डील पुख्ता कर ली थी, विच वाज जस्ट अवेटिंग अ साइन अप फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो हो नहीं पाया। थैंक यू रोहित। प्रणय, अब मैं आपका रुख कर रहा हूँ। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी के आने के बाद से खास तौर पे इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़े मुद्दे अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा भी हैं, चाहे वो 56 इंच की छाती का नैरेटिव, पाकिस्तान को क्या किया, चीन को क्या किया, अमेरिका में कैसा स्वागत हो रहा है। तो ब्रांड मोदी में एक बड़ा ये था कि देखिए साहब, विदेश की धरती पे आप हाउडी मोदी आके करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। किस तरह का डेंट लगा है? क्योंकि जब अगर वो ब्रांड बिल्ड कर रहा था और अब वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो डैमेज भी करेगा। जरा उसके बारे में बताइए, फिर मैं थोड़ा विदेश मंत्रालय के गलियारों की तरफ चलूंगा। बिल्कुल सौरभ, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर, एक तो वो बहुत अपनी छवि को लेकर वैसे भी बहुत कॉन्शियस रहे हैं। अगर आप उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को देखें तो एक तरीके से एक ऐसा जिसे तराश कर बनाया हुआ मुजस्सम आप कह सकते हैं, उस तरीके से बनाई हुई एक पूरी छवि है इसके अंदर। वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं अपनी तस्वीर को लेकर, अपने प्रोजेक्शन को लेकर, विदेश में जाते हैं तो हर जेस्चर, हर पॉस्चर को लेकर। तो स्वाभाविक रूप से ये झटका तो देता है कि खासतौर पर जिस तरीके की तस्वीरें बनाई गई थीं, चाहे नमस्ते ट्रंप हो, चाहे हाउडी मोदी हो, या इस तरीके की कई जो तस्वीरें थीं जो व्हाइट हाउस में स्वागत की थीं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, खासतौर पर भारत के अंदर ये उम्मीद थी, जिसे बहुत सहज भतीज भाषा में कहा जाए तो भाई भरोसे की चीज़ ने धोखा दे दिया। कुछ वैसा मामला हुआ। हम इस भरोसे में थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उसी का कंटिन्यूएशन होगा। हम इसे ट्रंप 2.0 यानी उसी की निरंतरता मान रहे थे जैसे कि ट्रंप पहले थे। लेकिन ट्रंप कुछ बदले से हैं, और शायद यहां पर हम कुछ पढ़ने में चूके, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई जिनके संकेत पहले से शायद दिख रहे थे, लेकिन हमें उस दोस्ती का एहसास था, हम ये मान रहे थे कि वो वैसा नहीं होगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहां से ट्रंप के आसपास की टीम बदली, उनके चेहरे बदले, उनका मिजाज बदला, और उसके बाद से ट्रंप ने जिस तरीके से लेन देन के साथ चीज शुरू की। ट्रंप को यदि आपको समझना है, मैं नरेंद्र मोदी की छवि पर भी आऊंगा, लेकिन सौरभ इसको ऐसे समझना चाहिए, आपने अगर कभी किसी रियल एस्टेट वाले के साथ डील किया हो, आप मकान की तलाश करने गए, तो वो सबसे पहले तो आपसे कहता है कि जी है ही नहीं मेरे पास, तो फिर आपकी जरूरत के हिसाब से वो देखता है, अच्छा ठीक है आपके लिए कुछ ना कुछ निकालता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस मिजाज के आदमी हैं, मूलतः रियल एस्टेट के बिजनेस से ही हैं, तो उनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है बिजनेस का, वो उनकी राजनीति के अंदर भी नजर आता है। तो वो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई मुझे क्या और मेरा क्या, और उसके बाद जहां से भी आए हो मेरे लिए क्या लाए हो। तो वो उस छवि के साथ में अपनी पूरी राजनीति को अप्रोच करते हैं। वो भूल जाते हैं कि अब वो ओवल ऑफिस में बैठे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। वो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अब वो यही सब हरकतें करके वहां पहुंचे भी हैं। बिल्कुल, और उन्हें अब ये दिखाना है, अगर आप उनके हालिया बयानों का विश्लेषण करें तो वो अपने आप को जॉर्ज वॉशिंगटन से बस थोड़ा ही कम मानते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अमेरिकी इतिहास के अंदर 250 सालों के अंदर एक जॉर्ज वॉशिंगटन हुए थे
और उससे ज़्यादा या उनसे बस थोड़ा बहुत ही मैं हूँ अब, तो वो अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट भी मानते हैं, उनकी अप्रोच भी, और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जिस नारे की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। अमेरिका के लोगों को वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने आपसे जो वादा किया था मैं वो निभा रहा हूं। बीते 100 सालों के अंदर सौरभ, अमेरिका के अंदर ये टैरिफ का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। 1930 में करीब 18% टैरिफ था। आप यदि मौजूदा टैरिफ के आंकड़े को देखें तो वो करीब करीब 18% से ऊपर जा चुका है। तो टैरिफ के मामले में अमेरिका इस समय हाईएस्ट टैरिफ इकोनॉमी बन चुका है, और ये उन्होंने करके दिखाया। अगर आप इमिग्रेशन के मामले को देखें, ये बात सही है, उन्होंने ये लागू तो करके दिखाई दिया, चाहे जैसे भी किया हो उन्होंने, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन को उन्होंने रोका है। अमेरिका के नागरिक और खासतौर पर अमेरिका का व्हाइट अमेरिकन जो मिड लैंडर है, वो इस चीज को लेकर मानता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जो उन्होंने जो वादा किया था वो कर दिखाया उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय उपलब्धियां चाहते हैं, वो ट्रॉफीज चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। उन्हें 3 चीजें चाहिए किसी भी डील में। यदि आप देखें तो वो क्या ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आओ, कहो कि तुम मुझसे या अमेरिका से एक बड़ी चीज़ खरीदोगे, चाहे वो जहाज़ हो, चाहे वो F-35 हो, कोई भी एक बड़ा सौदा होना चाहिए। इसके अलावा होना चाहिए एक बड़े निवेश का वादा, चाहे जापान के $700 बिलियन का वादा हो या यूरोपियन संघ के 200-500 बिलियन डॉलर का वादा हो। ऐसे बहुत सारे, हर कंपनी आप देखिए थोड़े थोड़े दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया में कई जगह मोबाइल फ़ोन बनाती है, कई उपकरण बनाती है, बाकायदा सोने का प्लैक जो है, सोने जड़ा हुआ प्लैक जो है, वो उन्हें भेंट करना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई हम आप अमेरिका के अंदर निवेश करेंगे। अमेरिकी ही कंपनी है, लेकिन उन्हें ये चीज़ें चाहिए, और इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि श्रेय मिले उन्हें इस चीज़ का कि वो अमेरिका के लोगों को ये दिखा सकें कि देखिए ये सारे लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, फिर मैंने इन्हें डांटा, मैंने हड़काया, मैंने फटकारा, तो देखो सब दौड़ते हुए आए और फिर सबने मेरी बात मानी। और देखिए अमेरिका कितना रसूखदार है, अमेरिका का कितना दबदबा है, अमेरिका की बात कैसे मानी जाती है, और अमेरिका को बहुत ठगा गया, छला गया। खैर, अब ये जी अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय में, गलियारों में, वाणिज्य मंत्रालय में क्या चर्चा है, किस तरह के रिस्पॉन्सेज, किस तरह, क्योंकि ये संसद में भी डिस्कशन हो रहा है, संसद के बाहर भी हो रहा है, और देश भर का व्यापारी वर्ग तो देख ही रहा है कि इस पे हमारा अगला मूव क्या होगा। 2 पहलू हैं इसके भी। पहली बात तो ये कि अगर हम केवल गणित के नज़रिए से देखें कितना असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी इकोनॉमी का चर्न जो है वो हमारे ही उत्पादन से चल जाता है। तो करीब 80% तो हम डोमेस्टिक इकोनॉमी है, लेकिन 20% हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण यदि आपको दूं, हम करीब $16 अरब का जो कपड़ा या गारमेंट है वो निर्यात करते हैं। इस $16 अरब के निर्यात में से $5 अरब का एकमात्र डेस्टिनेशन अमेरिका है, यानी अमेरिका हमारे कपड़ों के निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर अमेरिका से ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो असर तो पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कॉमर्स मिनिस्ट्री इस चीज़ को लेकर चिंतित है, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। 25% को लेकर सौरभ फॉर्मूला निकाल लिया गया था कि यदि चलो 25% भी होता है तो कुछ निकाल लिया जाएगा कि 1/3 अमेरिकन कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए, कुछ 1/3 अमेरिकी इंपोर्टर्स जो है वो एब्सॉर्ब करें, और 1/3 जो है वो भारतीय जो निर्यातक हैं वो करेंगे या सरकार से कुछ इंटरवेंशन मांगेंगे। लेकिन अब तो 25% पे और डबल 25% हो गया, तो 50% हो गया। 50% यदि हो गया है तो अब तो ये आपका प्रोडक्ट ही कॉम्पिटिटिव नहीं बचा है। मतलब अब अगर वो 500% भी हो जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि वो प्रोडक्ट अमेरिका के बाजार में अब जाना ही नहीं है अगर इस तरीके की स्थिति बनती है। इसको लेकर चिंता है निश्चित रूप से। भारत के विदेश मंत्रालय में भी इस चीज़ को लेकर चिंता है, आखिर कहाँ चूक हुई, क्या हो गया, गड़बड़ क्या हो गई। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें केवल ट्रेड और टैरिफ का मामला नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि इस सिलसिले की शुरुआत ट्रेड टैरिफ से जरूर हुई थी, लेकिन इस बीच में सिंदूर की लाल लकीर भी खिंच गई, इस मामले के अंदर रूस के तेल का तड़का भी लग गया। तो ये सारी चीजें एक घालमेल ऐसा बन चुका है जिसमें भारत सरकार के पास में घरेलू राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर मैं अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कूट कैम्बल के शब्दों को उधार लूं तो मैं आपको कहूंगा कि उन्होंने अभी आज ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति में इतना ज़्यादा मशगूल हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि जिन देशों के साथ वो डील कर रहे हैं, चाहे वो मित्र देश हों या वो मित्र नेता हों, उनकी राजनीति को वो भूल जाते हैं। भारत और भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों से और अपने बयानों से ऐसी मुश्किल के अंदर फंसा दिया है जहां कंसेशन देना न तो उनकी स्थिति में है और उन्हें करना नहीं चाहिए। ये एक अमेरिकी विदेश विभाग का पूर्व जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कह रहा है। तो अमेरिका को लेकर, अमेरिका के रिश्तों को साधने को लेकर विदेश मंत्रालय में चिंता भी है, परेशानी भी है, लेकिन अभी तात्कालिक स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसके अंदर कोई बात की जाए तो भी
इस बात का आश्वासन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले ही क्षण ट्वीट न कर देंगे और कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का मेरे पास फोन आया और देखिए वो किस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, या भारत किस तरीके से मेरे पास गिड़गिड़ा रहा है, कैसे अप्रोच की जा रही है। तो यहां पे मसला उस पेंच में भी फंसा हुआ है इस कारण से। लेकिन अंदर खाने कोशिशें जरूर चल रही हैं कि इसे पटरी पर लाया जाए। अब वो वक्त का तकाजा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक चीज और कहूंगा, थोड़ी थोड़ी देर में ना उनका टॉपिक और उनकी पिक्चर का टाइटल बदलता रहता है। तो अभी कुछ दिनों पहले तक वो आइस के मुद्दे पे थे, इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पे थे, अभी वो इसके मुद्दे पे हैं। बीच में गाजा का मुद्दा आया, रशिया यूक्रेन का मुद्दा आया। हो सकता है थोड़े दिन में ये जो इंडिया को लेकर है, भारत को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा कम हो जाए, और जब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा तो बातचीत के गलियारे खोले जा सकते हैं। क्योंकि यहां पर ट्रंप और पूरा अमेरिका और अमेरिका की भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की जरूरतें, इनमें थोड़ा सा विभेद करना होगा। ट्रंप इस समय चिढ़े नाराज हो सकते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन कुछ रेड लाइंस ऐसी हैं जिन पे भारत चाह के भी कंसेशन नहीं दे सकता है। और ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत बड़ा टैरिफ लगाता है, गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। टैरिफ लगाता है भारत, लेकिन वो टैरिफ इसलिए लगाता है क्योंकि वो भारत की ज़रूरत से जुड़ा हुआ मामला है। भारत में बहुत बड़ी आबादी, आप तो खैर बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो लेबर इंटेंसिव जॉब से जुड़ी हुई है। चाहे वो फैक्ट्रियों में गारमेंट्स का उद्योग हो, चमड़े का उद्योग हो, जेम्स ज्वेलरी हो, खेती किसानी हो, डेयरी हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेशन दिया नहीं जा सकता है, इसलिए भी भारत हाई टैरिफ लगाता है। थैंक यू प्रणय। रोहित जी, आप अभी भी हैं हमारे साथ। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं, ये किसने हसीन सपना दिखा दिया ट्रंप को कि नोबेल प्राइज अब बस मिलने को ही है उन्हें? देखिए, ये आई थिंक उनकी मंशा है, खुद की मंशा है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा से वो खुद को हमेशा से कंपेयर करते आए हैं। प्रेसिडेंट ओबामा को 2009 में कुछ किए बिना ही नोबेल पीस प्राइज मिल गया था। तो अब उनको ऐसा लगता है अमेरिका कई बार कुछ ना करे, वही उनका ग्लोबल पीस ऑर्डर के लिए बड़ा योगदान होता है कि कहीं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना खोज ले, कहीं वो डेमोक्रेसी रिस्टोर करने ना चले जाएं, कहीं उनको कुछ ना मिल जाए, वो भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो उस बात को लेके आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी मिफ्ड है। उनको लगता है कि उन्होंने 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितनी वॉर्स गिरा चुके हैं वो। आज इनफैक्ट व्हाइट हाउस में एक और समझौता कर रहे हैं अजरबैजान के और अर्मेनिया को लेके, और वहां के प्रेसिडेंट ने भी उनका नाम नॉमिनेशन में भेज दिया है नोबेल पीस कमेटी को। तो आई थिंक उनकी ऐसी मंशा है, ही वांट्स टू गो एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो आज देखेंगे हम, उसमें पक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात होगी तो इसका जिक्र होगा नोबेल पीस प्राइज का। तो आई थिंक उनकी खुद की मंशा है, और फिर इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मानते हैं, दिल से मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज अभी तक तो मिल जाना चाहिए था। अक्टूबर में डिसाइड होगा। तो मुझे लगता है अभी तो इफ यू आस्क एनीबडी, तो हर कोई ये कह रहा है कि शायद इस बार जो है उन्हें ये पीस प्राइज मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद वो उस देश के साथ क्या करेंगे, स्वीडन के साथ, वो हमें देखना होगा। मेरा बल्ला है, मैं ही बैटिंग करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।